गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें बताएंगी क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे कि दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे चुनावी सुर्खियों पर। गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की मुसीबत। पाकिस्तान पर दिया बयान वायरल होने के बाद मचा बवाल। भाजपा ने कहा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की डिफेंडर बन गई है कांग्रेस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत। आम आदमी पार्टी ने कहा चुनाव प्रचार को मिलेगी रफ्तार, तो भाजपा ने कहा निर्दोष साबित नहीं हुए हैं केजरीवाल, 1 जून के बाद वापस जाना होगा जेल। महाराष्ट्र के नंदुरबार में संजय राउत की विवादित टिप्पणी पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच, जिंदा तो क्या मरने के बाद भी नहीं गाड़ पाएंगे। तेलंगाना के महबूब नगर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। एनडीए के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में की चुनावी रैलियां, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा और चंडीगढ़ में किया प्रचार। राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा को किया संबोधित। विपक्षी दलों के दिग्गजों ने भी किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर और कन्नौज में की संयुक्त जनसभा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में किया प्रचार। 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का काम जारी। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब और रवि किशन ने गोरखपुर से किया नामांकन, तो कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी से और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता की डायमंड हार्बर सीट से भरा पर्चा। चुनावी सुर्खियों के बाद अब देखते हैं चुनावी खबरों को विस्तार से। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले पुंछ में शहीद जवान पर चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के कांग्रेसी नेता का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है। वहीं फारूक अब्दुल्ला और तेज प्रताप यादव के विवादित बयानों से भी इंडी गठबंधन पहले से ही मुश्किल में है। अब मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर भाजपा फिर हमलावर है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की डिफेंडर बन गई है, तो वहीं कांग्रेस अब मणिशंकर अय्यर के बयान से किनारा कर रही है। गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी पर बवाल थमता, उससे पहले ही कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने पार्टी को फिर से बैकफुट पर ला दिया है। वीडियो में मणिशंकर अय्यर न सिर्फ पाकिस्तान की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उनके एटम बम है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे।
मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को इज्जत दिलाने के लिए डर दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पाकिस्तान के अप्रोच में दिमाग नहीं खपाना चाहिए और अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पर करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है। हमें उन्हीं को लेकर के चलना है। मणिशंकर अय्यर का वीडियो सामने आते ही भाजपा नेताओं ने अय्यर के बयान के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में खूंटी की जनसभा में मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर जमकर बरसे। आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की डिफेंडर बन गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस नेता रहते तो भारत में है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को ये दोहरी नीति छोड़ देनी चाहिए। यहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो या जो भी हो, ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति, नीयत के बारे में। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की तरह ही मणिशंकर अय्यर के बयान से भी किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मणिशंकर अय्यर के बयान को उनकी निजी राय बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के बीच कि बयान वायरल होने के बाद मणिशंकर अय्यर ने अपनी सफाई में कहा कि भाजपा का लोकसभा अभियान लड़खड़ा रहा है, इसलिए पुराने वीडियो निकाले जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के लगातार आ रहे इस तरह के बयानों से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की विचार और नीति के पैटर्न का पता चलता है। इससे पहले पुंछ में शहीद जवान पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के कांग्रेसी नेता विजय वेट्टेडीवार की आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के गले की फांस बन गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास भी एटम बम है। वहीं पुंछ आतंकी हमले को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के विवादित बयान ने भी आग में घी का काम किया। देश के लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो बयानों के भंवर में घिरा विपक्षी गठबंधन और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए 4 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की जनसभा में लोगों से केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस की देश को बांटने वाली नीति पर निशाना साधते हुए उस पर पिछड़ों का हक मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया। पीएम ने सैम पित्रोदा के आइडिया ऑफ इंडिया के बयान को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वे उनके राम मंदिर जाने और पूजा करने की भी आलोचना करते हैं।
वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है। आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्मः। आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचारः परमो धर्मः। आइडिया ऑफ इंडिया न ही सत्यात् परो धर्मः। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्रः बहुधा वदन्ति। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ संभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अपदीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया बुद्धम शरणम गच्छामि। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय सताम विभूतयः। आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा। आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वरः सर्वभूतानाम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना। आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट। आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव। आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। आइडिया ऑफ इंडिया मां विद्विषाव है। आइडिया ऑफ इंडिया मिच्छामि दुक्कडम। और आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें जन्म देने वाली ये धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। ये भगवान श्री राम के ही तो बोल थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की एक सशक्त पहचान है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को विस्तार से प्रधानमंत्री ने रखा। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को आज ही अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। तो तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। शर्तों के साथ ही अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद, जो इंटरिम ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया है। अरविंद केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए मिली थी। तो उसी के तहत तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्या पूरी जो कार्रवाई होती है रिहाई की, वो सारी पूरी कार्रवाई करने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये रिहाई हुई है? क्योंकि आज अपराह्न में दोपहर के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मेरा मतलब है अंतरिम आदेश आया था।
बिल्कुल लालचंद जी, अंतरिम आदेश के बाद जो है लोअर कोर्ट को इसका ऑर्डर भेजना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर सीधे ही तिहाड़ जेल को भेज दिया, डीजी तिहाड़ को, और उसके बाद उनकी जो रिहाई है अब से 15 से 20 मिनट पहले तिहाड़ के जेल नंबर 2 से और 4 नंबर गेट से हुई है। वो 4 नंबर गेट से बाहर आए हैं। बड़ी राहत थोड़ी महसूस कर रहे होंगे केजरीवाल, क्योंकि काफी समय से वो जेल में बंद थे आबकारी घोटाले में, जिस तरह से उनका नाम आया था, के कविता का नाम आया था और तमाम विजय नायर जो उनके किंगपिन थे। लेकिन अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल कैसे अपने आप को संभालते हैं, क्या कुछ और रखते हैं, बहुत बड़ा रिलीफ इसको उनके नजरिए से कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भी उनके लिए फांस बनी हुई है, क्योंकि वो फुल फ्लैश बेल में नहीं है, अभी इंटरिम बेल में। उनमें तमाम चीजों की बाउंडेशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके अंदर वो तमाम चीजें मेंशन की जाती हैं कि आप कहीं भी जाकर के पब्लिक प्रोसीडिंग के बीच में कहीं बोलेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, दिल्ली में 25 मई को चुनाव डाले जाने हैं। ऐसे में वो जो अपनी चुनावी रैली भी करेंगे तो उनको उन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा जो जो शर्तें उस इंटरिम बेल के अंदर रखी गई हैं। अगर शर्त की अवहेलना होती है तो उनकी जो इंटरिम बेल है वो खारिज हो सकती है और उनको दोबारा जेल में डाला जा सकता है। तो ये तमाम चीजें केजरीवाल को ध्यान में रखनी होगी। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि उनके जो मुखिया थे वो काफी समय से जेल में थे, और उससे पहले मनीष सिसोदिया देखिए अभी 16 से 17 महीने हो गए उनको भी जेल में रहते हुए। थोड़े दिन पहले संजय सिंह बाहर आए थे। उसके बाद ये बड़ा नाम है केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका बाहर आना। लेकिन अभी उनकी समस्याएं यहाँ से लालचंद जी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईडी के पास वो तमाम चीजें हैं, ईडी ने वो तमाम साक्ष्य जुटा करके रखे हुए हैं। राहत की बात जरूर है, लेकिन अभी समस्या उनकी टली नहीं है। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है यहाँ से निकलकर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले किधर जा रहे हैं? क्या पार्टी ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने घर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं? कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो पहले अपने घर जाएंगे और वहां से फिर वो वहीं अपने तमाम जो उनके विधायक हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बैठक करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। क्योंकि अभी तो इस समय किसी को भी एड्रेस करना मेरे को लगता है उनके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो तमाम शर्तें उनको बताई गई होंगी कि अगर आपने उसमें किसी भी शर्त को नहीं माना या उसकी अवहेलना करी तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में केजरीवाल अपने घर जा करके वहां पे अपने जो भी उनकी जो कोर कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, संजय सिंह से बात करेंगे, भारद्वाज से बात करेंगे, आतिशी से बात करेंगे, जो कि बाहर से ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और काफी जिद्दोजहद उन्होंने करी, जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश करी। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा था उनको कि जेल से सरकार कोई मुख्यमंत्री कैसे चला सकता है, उनको 24/7 अवेलेबल होना पड़ता है। तो ऐसे में वो तमाम चीजें उनके ध्यान में होंगी कि अगर यहाँ पर कोई भी छोटी सी गलती करी तो उनको वापस बिहाइंड द बार भेज दिया जाएगा। ऐसे में वो फूंक कर कदम रखेंगे और जो कि चुनावी माहौल है, बहुत ही कम समय है दिल्ली में, उनको अपने प्रत्याशियों के लिए अगर कैंपेन करना है उसकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी वो तैयार करेंगे, जो पहले वो नहीं कर पाए हैं। क्योंकि उनको एक बड़ा मुखौटा माना जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब भी वो पार्टी के कैंपेन में उतरते हैं तो देखते हैं वो अपनी कैंपेन को कैसे किस मोड में आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन अभी वो सीधे घर जाएंगे, सीधे घर जाएंगे। लेकिन इस वक्त जब तिहाड़ से उनकी रिहाई हो रही है, फिलहाल अंतरिम जमानत पर, आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता, कोई बड़े पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं क्या तिहाड़ जेल के पास? जी, उनके जो समर्थक हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर थे, लेकिन अब से 20 मिनट पहले उनकी रिहाई जो मैंने लालचंद जी बताया हो चुकी है। उनके थोड़े कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि एक डेकोरम होता है चुनाव आयोग का कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते, एजिटेशन नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें भी उनको ध्यान में रखनी पड़ी होगी। जरूर उनके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे जो उनको लेने के लिए, और जैसा संजय सिंह के समय पे भी देखा था कुछ कार्यकर्ता 50-60 की संख्या में वहां पर मौजूद थे जब संजय सिंह को रिहा किया गया था। तो बड़ा नाम अभी उनके साथ वहां पर कौन कौन है, क्योंकि वो दूसरे गेट से निकाले गए। बहुत ही प्रोसीडिंग जो होती है बड़ी स्ट्रिक्ट रखी जाती है, बहुत ही बचा करके रखा जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ज्यादा उनको उनके सब चीजों को डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होता है किसी को भी। तो ऐसे में केजरीवाल को 4 नंबर गेट से बाहर निकाला गया है। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से कड़ी शर्तों के साथ उनको जमानत ये दी गई है, अंतरिम जमानत, वो मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे ना मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ देखेंगे। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि चुनाव प्रचार वो कर पाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कुछ और चुनावी खबरें जनादेश में। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि।
ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। लोकसभा चुनाव के लिए बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान में सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का भी काम जारी है। जहां प्रचार चरम पर रहा, वहीं कई दिग्गजों ने नामांकन भी किए। तो देखिए ये रिपोर्ट। बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। NDA और इंडी गठबंधन दलों के दिग्गज मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने खूंटी की जनसभा में JMM और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी झारखंड के दुमका में प्रचार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने आया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक झारखंड की रत्ना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब मानते हैं। अभी अरब के 5 देशों ने, मुस्लिम देशों ने, उनके यहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान होता था, उस सबसे बड़े सम्मान से दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा और चंडीगढ़ में चुनावी प्रचार को धार दी। JP नड्डा ने पंचकुला में रोड शो किया। वहीं नॉर्थ मुंबई से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने इलाके में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा सब ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसलिए वे भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे
भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। वहीं विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं ने भी जमकर प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है, और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप पलायन करके जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो जो भी रोजगार मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, तो ठेकेदार भी दिहाड़ी नहीं देता ठीक ढंग की, दिहाड़ी भी कम होती है, श्रमिकों का शोषण बहुत होता है। चुनाव प्रचार के बीच 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का सिलसिला भी जारी है। गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी नामांकन किया और फिर अपनी जीत का दावा किया। तो कोलकाता की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक बनर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात बयानों के तीर की। मध्य प्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल दी है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, और अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पर भाजपा ने कहा कि कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की सारी योजनाओं की कलई खोल दी है। आइए सुनते हैं इस मामले पर किसने क्या कहा। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी। अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे चर्चित लोकसभा सीट से जुड़ी खबर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा 1 वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
मेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत। ब्रेक के बाद अब बात चर्चित लोकसभा सीट की। आज चर्चा कन्नौज सीट की। कन्नौज संसदीय सीट उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती है। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इस लोकसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक और सपा के अध्यक्ष खुद अखिलेश यादव यहां पर हैं और उनके बीच सीधा मुकाबला है। देखिए रिपोर्ट। इत्र की खुशबू से दुनिया को दीवाना बनाने वाला कन्नौज उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। यहाँ करीब 2 दशकों तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। कन्नौज इस बार भी हॉट सीट है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कर दी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 12,353 मतों से हराकर सपा के किले को ढहा दिया था। 2024 में एक बार फिर सुब्रत पाठक इसी सीट से खम ठोंक रहे हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हम जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, हम सब लोग माध्यम हैं और उस माध्यम होने के नाते हम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम जाकर सारे लोग मिलते हैं, तब जाकर देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए तो जितनी सारी योजनाएं मोदी जी ने आज लोगों को दी हैं, उसका असर ज़मीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अब मुकाबला तो आप ये मानकर चलिए कि जब पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा का गठबंधन था और तब अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ से चुनाव हार गई थी, तो मैं समझता हूं कि जब एक वो बड़ा कठिन मुकाबला जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती तो अब तो कोई चुनौती नहीं है। हालिया सियासी किलेबंदी के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद 12 वर्ष बाद फिर कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो कन्नौज के विकास के लिए काम करेंगे। इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा, इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नजारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुकोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पर उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। भाजपा और सपा के अलावा कन्नौज से 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीएसपी ने इस सीट से इमरान बिन जफर को प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 कन्नौज और एक विधानसभा सीट औरैया और कानपुर देहात जिले में पड़ती है। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में से वर्तमान में 4 पर भाजपा का कब्जा है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर भी इंडी गठबंधन को लाभ मिलेगा। कन्नौज लोकसभा सीट पर अगर नजर डालें तो 1967 में ये सीट अस्तित्व में आई। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 1967 के आम चुनाव में कन्नौज सीट पर राम मनोहर लोहिया ने जीत हासिल की थी। 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित कन्नौज से सांसद चुनी गई। 1996 में पहली बार भाजपा ने यहां जीत दर्ज की और चंद्रभूषण सिंह सांसद बने।
1999 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज और संभल सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन कन्नौज सीट छोड़ दी थी। 2000 में हुए उपचुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे, फिर 2004 और 2009 में भी जीते। 2012 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव निर्विरोध जीती और 2014 आम चुनाव में मोदी लहर में भी डिंपल यादव ने इस सीट को जीत लिया, लेकिन 2019 में वो भाजपा के सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई। अब इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में हैं और उनकी मौजूदगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पहली बार इस समाजवादी गढ़ माने जाने वाले किले को ढहाया 2019 में सुब्रत पाठक ने, जब वो डिंपल यादव को हराने में कामयाब रहे। अब फिर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन इतिहास बनाता है और कौन इतिहास बनता है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, कन्नौज। देखना होगा कि 4 जून को कन्नौज की खुशबू किसके राजनीतिक करियर को महकाती है। आज के जनादेश में इतना ही। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाग के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी चौधरानी। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सरदार अमिदुल्ला ने उसका दोस्तों का बात भी नहीं माना। भगवान कृष्ण के इतना समझाने पर दुर्योधन माने थे क्या? बट नवाब कराची गया है जिन्ना से मिलने। लियाकत साहब, ऐसे में हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं। हमारी अपनी तुजरियां खाली, हम तो आप जैसे नवाबों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भोपाल इंडिया में जुड़ना नहीं चाहता। You cannot threaten us. जुड़ना तो होगा आपको। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ